सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के जीके जीएस के टॉप लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सेशन को तैयार किया गया है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीज़ें समझ आए तो चीज़ों को ज़रूर आप नोट करिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी दिक्कत है, आप कोशिश करिए उसको नोट करने का, और उस नोट किया हुआ चीज़ को आपको फिर बाद में उसका रिवीजन करना है, तभी जाकर आपकी चीज़ें क्लियर आउट होगी। एंड मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊँ। यहाँ पे आपको अगर कोई कंफ्यूजन ना रहे, अगर स्टिल रह जाती है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कह रहा है कि महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द नेट हाइट इन वुमेन वॉलीबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2.24 मीटर, 2.15 मीटर, 2.10 मीटर, या फिर 2.43 मीटर। तो गाइज यहाँ पे क्या आपसे बोल रहा है कि महिला वॉलीबॉल में पूछ रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। महिला वॉलीबॉल में जो होता है ना, वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.24 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई जो होती है वो 2.24 मीटर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है ना। तो पुरुष वॉलीबॉल में, ठीक है। तो पुरुष वॉलीबॉल में यहाँ पे मैं नेट की ऊंचाई लिखा रही हूँ, तो याद रखिएगा पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, पहला पुरुष हो गया, उसके बाद महिला हो गया, इसके बाद याद रखिएगा जूनियर जो लड़के और लड़कियां होती है ना, उसका भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जूनियर लड़कियां, इसके बाद याद रखिएगा जूनियर लड़के, ठीक है ना। तो जूनियर लड़कियां का कितना होता है, तो जूनियर लड़की की होगी 2.20 मीटर। नेट की ऊंचाई होती है वॉलीबॉल में, और जो जूनियर लड़के होते हैं उसका होता है 2.35 मीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मानक है ये किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये जितने भी मानक है ये निर्धारित किया गया है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन द्वारा, जो है निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये जो है निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, फेडरेशन द्वारा निर्धारित किया गया। इसके अलावा देखिएगा कि इस खेल को, वॉलीबॉल को जो है ओलंपिक में शामिल कब किया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1964 में, ठीक है, 1964 में जो है वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, ठीक है। 1964 में वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि पहली बार जो है इस खेल को जो है ये कहाँ शुरू हुआ था, तो पहली बार जो ये खेल हुआ था ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है। 1895 में हुआ था, और
और किसने खोज की थी? तो याद रखिएगा विलियम जी मॉर्गन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वॉलीबॉल की खोज, यहाँ पे याद रखिएगा। वॉलीबॉल की खोज, ठीक है। तो ये हुआ था 1895 में, ठीक है। और किसने की थी? तो विलियम जी मॉर्गन ने। विलियम जी मॉर्गन, ठीक है। और कहाँ की थी? तो अमेरिका में, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है कोर्ट का आकार, ठीक है। तो कोर्ट का जो वॉलीबॉल में जो कोर्ट का आकार होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि इसका लंबाई और जो है चौड़ाई कितना होता है, ठीक है। तो कोर्ट के आकार का अगर मैं लंबाई की अगर मैं बात करूँ कि इसका लंबाई कितना होता है, तो इसका लंबाई होता है 18 मीटर, 18 मीटर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोट के आकार का चौड़ाई कितना होता है, तो इसका चौड़ाई होता है 9 मीटर, ठीक है। इसका चौड़ाई कितना होता है? 9 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्गीकीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है जीन्स, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम होंगे, तो मैं उनके हिसाब से मैं यहाँ पे इसका हिंदी लिख देती हूँ, ठीक है। जीन्स हो गया वंश, इसका मतलब हो गया वंश। स्पीसीज का मतलब हो गया प्रजाति, प्रजाति, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है फैमिली का मतलब हो गया कुल, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हो गया आपका क्या हो गया? ऑर्डर मतलब हो गया गुण। क्लास मतलब हो गया वर्ग। फाइलम मतलब हो गया आपका संघ। और लास्ट आपका बचता है किंगडम। तो किंगडम मतलब क्या होता है? तो किंगडम मतलब होता है जगत। और ये जो मैं लिखाई हूँ ना, ये आपके क्रम में लिखाई हूँ, ठीक है। क्रम में यानी पहले आपका होता है जीनिस, फिर होता है आपका स्पीसीज, फिर उसका आपका होता है फैमिली, इसके बाद ऑर्डर, पांचवें पे आपका क्लास, छठे पे आपका फाइलम एंड सातवें पे आपका किंगडम। तो ये आपका जो है क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये पहले आपका इसमें आप देख सकते हैं। ये हो गया जीनिस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के डैश सदस्य और राज्यसभा के डैश सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोक लेखा समिति, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो इसमें जो है लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो और राज्यसभा से, तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि लोकसभा के 13 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 9 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से 14 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 8 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। और ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है कि 12 सदस्य लोकसभा से और 6 सदस्य राज्यसभा से। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, जो आपका लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें कुल सदस्य, तो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, ठीक है। कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से आपको याद रखना है जो 15 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? 15 सदस्य आपके होते हैं लोकसभा से, ठीक है। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। और 7 सदस्य जो होते हैं ना, वो राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, कौन सा हो जाएगा? 15 और 7 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15 और 7 जो है ये आपके ऑप्शन सी में है।
इसके बाद जो इसमें जो सदस्य होते हैं ना, ये सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो सदस्य होते हैं, ये सदस्य प्रत्येक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लोक लेखा समिति जो है, इसकी स्थापना के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है। 1921 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, और 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो समिति है, ये समिति किस आर्टिकल के तहत कार्य करती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो समिति है, संविधान का जो अनुच्छेद 105 और 108 के तहत कार्य करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 105 और 108 के तहत कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद जो है, इस समिति का काम क्या होता है? तो इस समिति का काम होता है, की जो रिपोर्ट होती है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो होती है, उसकी जांच करना। इसके बाद याद रखिएगा, सरकार की व्यय की जांच करना। ये सारी इसका जो होता है, काम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि याद रखिएगा कि ये जो लोक लेखा समिति है, इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जगह नहीं, तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो होता है विपक्षी दल का सदस्य होता है, ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, इसका कार्य आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो जो 86वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 2002 के द्वारा जो हुआ था, उसमें जो है कौन से संविधान के अनुच्छेद में जो है शामिल किया गया था? तो अनुच्छेद 21 ए को शामिल किया गया था, या फिर अनुच्छेद 55 ए को शामिल किया गया, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 ए को, या फिर अनुच्छेद 31 ए को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें हुआ क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है, इसमें था क्या? इसमें जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है, क्या था, निःशुल्क और जो है जो शिक्षा को देना जो है, ये क्या कर बना दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसके लिए जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसके लिए जो है भारतीय संविधान में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना एक जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया गया।
यहाँ पे जो है 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 ए में भी संशोधन किया गया था, ठीक है? तो इसमें 2 में और संशोधन किया गया था, कौन-सा? अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया था और अनुच्छेद आपके जो है अनुच्छेद 51 ए में। तो इस दोनों में क्या किया गया था? इस दोनों में क्या कहा गया था कि राज्य जो है वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करेगा और उसका जो है शिक्षा का जो शिक्षा की व्यवस्था का जो करेगा वो कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इसमें जो है अनुच्छेद 45 में कहा गया और अनुच्छेद 51 ए में कहा गया था कि जितने भी माता-पिता हैं या जो भी अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएँ, ठीक है? तो ये 2 अनुच्छेद में और संशोधन किया गया था। जैसे 45 में क्या था, इसमें कहा गया था कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा दिलाएगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है ना? व्यवस्था करेगा। ये किस में कहा गया? ये अनुच्छेद 45 में कहा गया था। इसके बाद जो है अनुच्छेद 51 ए में क्या कहा गया था? माता-पिता, अभिभावक अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा दिलाएँ, बच्चों को शिक्षा दिलाएँ। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लियरली लिख दी हूँ, ठीक है ना? ताकि आप लोगों को नोट बनाने के टाइम में आप लोगों को चीज़ें समझ आए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में सदस्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रू? डब्ल्यूटीओ के बारे में तो ये कह रहा है, ऑप्शन ये बोल रहा है कि विश्व के सभी देश जो हैं वो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। ऑप्शन भी आपसे बोल रहा है कि ये केवल द्विपक्षीय व्यापार संधियों पर बातचीत करता है, या फिर ऑप्शन सी यह 1991 में स्थापित हुआ था, या फिर ऑप्शन डी डब्ल्यूटीए के दायरे के कारण भारत ने व्यापार प्रतिबंधों को कम किया था। तो डब्ल्यूटीओ के दायरों के कारण जो है भारत ने जो है व्यापार प्रतिबंधों को कम किया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ कि विश्व के सभी देश जो है ये डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं, तो नहीं। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं आपको बता दूं, जैसे उत्तर कोरिया वगैरह जो है ये डब्ल्यूटीओ के सदस्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि यह केवल द्विपक्षीय व्यापार संधियों पर बातचीत करता है, तो नहीं। ये जो है ये बहुपक्षीय है, ठीक है ना। बहुपक्षीय जो समझौते पर ये काम करता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि ये 1991 में स्थापित हुआ था, जो कि ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं, इसका फुल फॉर्म लिख रही हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, और विश्व व्यापार संगठन ये हिंदी में हो गया, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है हम डब्ल्यूटीओ के स्थापना के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना कहाँ है और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय क्या है? तो सबसे पहले स्थापना याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995, 1995 को। इसके अलावा हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें टोटल जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? तो 164 सदस्य देश हैं, ठीक है। सदस्य देश, ठीक है। तो याद रखिएगा 164 सदस्य देश है।
इसके बाद आपको याद रखना है इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसकी आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, तो इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। फ्रेंच और स्पेनिश। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का काम क्या होता है, यानी ये कार्य क्या क्या करता है, तो याद रखिएगा ये विकासशील देशों की सहायता करना जो है इसका काम है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? विकासशील देशों की, विकासशील देशों की सहायता करना, सहायता करना। इसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं नीचे लिख दे रही हूँ, जगह नहीं तो यहाँ भी लिख रही हूँ। याद रखिएगा ये है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं। एन एडल्ट वुमन हैज ओनली डैश इंसियर्स इन द माउथ। तो कितने होते हैं? 10 कृंतक होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है कि कृंतक दांत जो होता है वो क्या होता है? ये दांत जो होता है ना, ये सामने की दांत होते हैं। ठीक है ना, जो कि ये क्या करता है? कटिंग का काम करता है, यानी कि काटने का काम करता है। ठीक है, और ये जो दांत होता है ये आपके भोजन को काटने और चबाने की प्रक्रिया के शुरुआत में होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसकी संख्या मैंने कितना बोला था? 8 है, जिसमें याद रखिएगा कि जबड़े के ऊपर के जबड़े में 4 कृंतक होता है और नीचे के जबड़े में 4 कृंतक, यानी टोटल 8 होता है। ठीक है, तो ये 8 कैसे होता है? तो यहाँ पे जो याद रखिएगा ऊपर के जबड़े में, ऊपर के जबड़े में, और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा नीचे के जबड़े में। ठीक है, तो ऊपर ऊपर के जबड़े में 4 होता है और नीचे के जबड़े में 4 होता है, और टोटल आपका कितना होता है? 8 कृंतक होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो मानव का दांत होता है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका कृंतक, इसके बाद है रंध्रनक, अग्रचर्वक और चर्वक। कृंतक, और इसमें कृंतक जो होता है ना वो 8 प्रकार का होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। रदनक, इसके बाद हो गया आपका कौन सा हो गया? अग्रचर्वक, और इसके बाद याद रखिएगा चर्वक। तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर आपने सुना होगा तो ये जो है कुल दांत कितना होता है? कुल दांत जो मनुष्य में होता है वो 32 होता है। ठीक है, जिसमें अगर मैं कृंतक की अगर मैं बात करूँ तो कृंतक जो है ये आपके 8 प्रकार का होता है। तो कृंतक जो होता है वो 8 होता है। रंध्रनक की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये 4 होता है। अगर चर्वक की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 होता है, और चर्वक की अगर मैं बात करूँ तो ये 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट याद रखिएगा, और ये जो इस पूरा को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 32 हो जाएगा। तो इसे मिटा देती हूँ, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का होता है। इसमें मतलब कृंतक 8 कृंतक होते हैं, 4 रत्नक होते हैं, 8 अग्रचर्वक होते हैं और 12 चर्वक होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुल कितना दांत होता है? तो कुल होता है आपका 32। ठीक है, कुल 32 दांत होता है। तो यहाँ पे याद रखिए। अब जैसे अगर मैं कृंतक की बात करूँ तो इसका काम क्या था? कृंतक का काम था काटने का काम था, यानी कि ये जो है भोजन को काटने का काम करती थी।
काटने का काम। इसके बाद अगर मैं रदनक की बात करूँ तो इसका काम क्या होता था? फाड़ना। ठीक है। इसके बाद अग्रचर्वा की अगर मैं बात करूँ तो इसका काम होता है चबाना। और जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पीसना। तो इन सभी के काम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट ऑक्योर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? तो ऑप्शन ए बोल रहा है ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन बी जल के अणुओं का विघटन, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण जो है ये नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण में सिंपल भाषा में एकदम लिख रही हूँ। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे जो है ना ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है? अवशोषित करती है। तो याद रखिएगा पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। अवशोषित करने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इससे जब अवशोषित करता है तो इससे क्या होता है? इससे जल के जो अणु होते हैं ना वो टूटते हैं। इससे जल के अणु टूटते हैं, ठीक है। और टूटते हैं और क्या करते हैं? और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जल के अणु टूटते हैं और जब जल के अणु टूटते हैं तो इससे क्या होता है? इससे ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा ये प्रकाश ऊर्जा का ना पहला चरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रकाश ऊर्जा का पहला चरण होता है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होती है। तो इसमें जो है पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन सी में कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद जल के अणु जो है वो टूटते हैं यानी विघटन होते हैं, ये भी सही है। इसके बाद ऑक्सीजन बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन बनाने के बाद जो है याद रखिएगा ये प्रकाश ऊर्जा का जो है ये पहला चरण होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन होता है। तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन के बाद जो है क्या याद रखिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बहुत छोटा लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? उपचयन होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा उपचयन होता है जिसमें क्या होता है? जिसे जो है जल से प्राप्त जो है ये हाइड्रोजन का उपयोग करके क्या करते हैं? एटीपी वगैरह जो है ये ऊर्जा के साथ ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो बादामी केव्स इन कर्नाटक वेयर बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? चालुक्य के द्वारा, मौर्य के द्वारा, पल्लव के द्वारा, या फिर गुप्त के द्वारा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चालुक्य वंश के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। इसका याद रखिएगा। और इसमें जो है प्रमुख शासक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम जो है इसका प्रमुख शासन था। ठीक है। तो प्रमुख शासक कौन था? तो प्रमुख शासक था पुलकेशिन प्रथम। प्रमुख शासक, ठीक है। तो प्रमुख शासक कौन था? पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो बादामी, बादामी जो है इसकी राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी, तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी।
ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की गुफा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो बादामी है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो बादामी का प्राचीन नाम जो है ना, वतापी है। प्राचीन नाम वतापी, वतापी है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आपके चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा है, और इसमें जो है 4 जो है ना प्रमुख गुफा है। ठीक है, तो ये जो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, चट्टानों को, आगे थोड़ा लिखती हूँ, चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें 4 प्रमुख गुफा है। 4 प्रमुख गुफा है। ठीक है, 4 प्रमुख गुफा में कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, पहला हो गया, पहला गुफा 1 जो है वो किसको समर्पित है? गुफा 1। तो याद रखिएगा, गुफा 1 जो है ये शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। इसके बाद याद रखिएगा, गुफा 2 जो है ये किसको समर्पित है? विष्णु को। गुफा 2, गुफा 2 किसको समर्पित है? विष्णु को। इसके बाद याद रखिएगा, गुफा 3, गुफा 3 जो है ये किसको समर्पित है? ये भी जो विष्णु के जो विभिन्न रूप है ना, उनको समर्पित है। विष्णु के विभिन्न रूप को। और इसके बाद लास्ट एक बचता है गुफा 4, जो कि जगह नहीं है, तो मैं कहाँ पे लिखूं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गुफा 4। तो गुफा 4 जो है ये किसको समर्पित है? तो गुफा 4 जो है याद रखिएगा, ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को समर्पित है। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किस संघर्ष में प्रयोग किया था? ड्यूरिंग विच स्ट्रगल्स डिड महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम? चंपारण सत्याग्रह, खेरा संघर्ष, अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष, या फिर असहयोग आंदोलन? तो ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर जो था ना, इसमें इन्होंने पहली बार जो है भूख हड़ताल को हथियार के रूप में जो है यूज किया था, संघर्ष के रूप में। यहाँ पे जो है अहमदाबाद मिल मजदूर का जो संघर्ष था, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये कब हुआ था? तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। 1980 इन में जो है ये हुआ था। और ये अहमदाबाद आपका पड़ता कहाँ है? तो याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। और ये आंदोलन हुआ क्यों था? तो जो मिल मालिक थे ना और जो मजदूर थे, उनके वेतन को लेकर हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये जो है मिल मालिक और मजदूरों के बीच वेतन विवाद को लेकर। मिल मालिक और मजदूरों के वेतन को लेकर। ठीक है, तो ये हो गया आपके अहमदाबाद। इसके बाद जो है महात्मा गांधी के और भी आंदोलन है, तो गांधी जी के जो है और भी आंदोलन है, तो उन आंदोलन के बारे में देखेंगे कौन कौन सा हुआ था। तो सबसे पहला इनका आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद आपको याद रखना है खेरा जो हुआ था वो कब हुआ था? खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण हो गया, इसके बाद याद रखिएगा खेरा आंदोलन।
तो खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन हुआ था आपका 1918 में। इसके बाद याद रखिएगा 1920 में आपका हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हुआ था, तो इसके बाद आपको याद रखना है जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था आपका 1930 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 1942 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जठरांत पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं? तो कंकाल पेशी तंतु पाए जाते हैं, रेखित पेशी तंतु पाए जाते हैं, हृदय पेशी तंतु पाए जाते हैं, या फिर मृदु पेशी तंतु पाए जाते हैं। तो जठरांत पथ पर जो है ना, ये मृदु पेशी तंतु पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेशी तंतु के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो तंतु होते हैं ना, इसमें याद रखिएगा कोई मतलब कि जो रेखाएं होती है ना, वो नहीं होती है, यानी धारियां जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं होती है। और इनमें जो है क्या इन इन इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है अरेखित पेशी या फिर जो है मृदु पेशी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और ये जो है आपका इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि ये अनैच्छिक होता है, इसे हम अपने मन से नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। तो मृदु पेशी तंतु के बारे में आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ऐसी पेशी तंतु होती है जिसमें कोई रेखाएं यानी कि धारियां नहीं होती हैं। ऐसी पेशी तंतु होती है जिसमें कोई रेखाएं या फिर धारियां नहीं होती है। कोई रेखाएं कोई रेखाएं नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, इसीलिए वजह से इसे मृदु पेशी या फिर अरेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि ये जो होता है ये अनैच्छिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये क्या होता है, ये अनैच्छिक होता है, ठीक है। यानी अनैच्छिक मतलब होता है इसे हम अपने मन से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसे हम अपने मन से नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है शरीर के जो है ये खासकर आपको याद रखना है कि ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है शरीर के आंतरिक अंग कैसे कौन कौन सा होता है, जैसे आपकी आंत में पाई जाती है, इसके बाद रक्त वाहिका में पाई जाती है, मूत्राशय में पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इसको आपको बस इस तरीके से याद रखिएगा। खासकर जब भी अगर इस तरीके से आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा ये शरीर के, सॉरी यहाँ पे मैंने शरीर लिखना भूल गई, शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। आंतरिक भागों में पाई जाती है। अब शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जैसे आपका छोटी आंत हो गया, यानी आंतों में, छोटी आंत या बड़ी आंत दोनों हो गया, आंतों आप लिख सकते हैं, ठीक है। आंतों में पाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है रक्त वाहिकाएं, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, इसके बाद याद रखिएगा मूत्राशय में, और इसके बाद याद रखिएगा गर्भाशय।
ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये धीरे-धीरे काम करती है, लेकिन ये क्या करती है, लगातार संकोचन करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपका क्या करती है, इसका काम होता है जैसे ये भोजन पचाने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये रक्त प्रवाह को भी नियंत्रित करती है, तो इस पेशी के बारे में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हृदय पेशी तंतु के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो है, ये भी इनवॉलेंटरी होता है, यानी ये जो है ये हम अपने मन से नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हृदय पेशी तंतु जो है ये क्या होता है, केवल हृदय में पाया जाता है, और हृदय वाला कोई भी पार्ट जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो पूछा भी जाएगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। हृदय में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कंकाल पेशी तंतु जो होता है ये क्या होता है, ये हड्डियों से जुड़ा होता है, ठीक है ना, और ये स्वैच्छिक होता है यानी वॉलेंट्री होता है, और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती है उसे तो हम नियंत्रित कर ही सकते हैं, ठीक है, उसे हम नियंत्रित करते हैं। तो कंकाल पेशी तंतु, ठीक है ना, याद रखिएगा ये हड्डियों से जुड़ा होता है, हड्डियों से जुड़ा होता है, और याद रखिएगा ये क्या होता है, ये स्वैच्छिक होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा ये स्वैच्छिक होता है, ये स्वैच्छिक होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रथम कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक है। तो कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा है, मीथेन है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, या फिर यूरिया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यूरिया के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखिएगा कि यूरिया का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये कृत्रिम रूप से बना हुआ है। तो कृत्रिम रूप से ये कब बना था और इसे किसने बनाया था, तो यूरिया को कृत्रिम रूप से 1828 में बनाया गया था, और इसे किसने बनाया था, तो याद रखिएगा इसे बनाया था फ्रेडरिक वॉलर ने, ठीक है। किसने बनाया था, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक वॉलर ने, ठीक है। इसका याद रखिएगा उन्होंने जो है इसका जो प्रयोग किया था, ये किस तरीके से यूरिया प्राप्त किया था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनेट जो होता है ना उसको गर्म करके जो है यूरिया का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा अमोनियम साइनेट को गर्म करके, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया था। और अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम साइनेट का सूत्र होता है NH4CnO, NH4CnO, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है इसका जो स्रोत होता है, यूरिया का जो स्रोत होता है, ये कहाँ ये जो सॉरी यूरिया का स्रोत कह रही हूँ। तो यूरिया के बारे में जो है ना आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोज जो होता है ना ये इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, C6H12O6, इसका सूत्र होता है C6H12, O6 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये क्या करता है, तो ये जो है शरीर की कोशिकाओं के लिए जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज जो है ये शरीर की ऊर्जाओं के, शरीर की कोशिकाओं के लिए, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जल कृषि जो होता है वो क्या होता है? जीव मंडल का जलीय भाग होता है, जीवों की जल मात्रा होता है, खेतों के लिए पानी का प्रयोग, या फिर पौधों से जल का उत्सर्जन। तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव मंडल का जलीय भाग। जीव मंडल का जलीय भाग यानी ये जल से संबंधित जो है ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ना ये होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे समुद्र, तालाब वगैरह हो गया, ये उसके बारे में है। तो ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है आपका जो है N2O। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। N2O जो है ना ये नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ NO, NO जो है ये किसका सूत्र होता है? NO जो होता है ना ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नाइट्रिक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है N2O। तो N2O जो है ये तो नाइट्रस ऑक्साइड। NO2, NO2 जो होता है ये किसका होता है? ये होता है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसके बाद है N2O5। N2O5 का होता है नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। तो सबसे पहले जो हम इसके बारे में बात करेंगे जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा ये एक इसे इसे जो है ना हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ना ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा है? याद रखिएगा ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है ना ये अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये क्या है? ये जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड है। उसका याद रखिएगा ये जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NO2। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है ना आपका वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा का कारण कौन सा ये बनता है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा का कारण बनती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है याद रखिएगा ये आपके भूरी लाल रंग की गैस होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? तो याद रखिएगा भूरी लाल रंग की गैस होती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका कौन बच जाता है? एक बचता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना ये विषैली होती है। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का या फिर राजीव गांधी का? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये शांति वन जो है ना ये आपके जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शांति वन जो है याद रखिएगा ये दिल्ली में है और यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में तो यहाँ पे बोल ही रहा है, ये शांति वन याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ये किसका है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनका है। इसके बाद याद रखिएगा कि आपको याद रखना है कि नेहरू जी का निधन, नेहरू का निधन कब हुआ था? नेहरू का निधन हुआ था 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी का है आपके शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो है ना ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। इसके बाद आपको याद रखना ये लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, विजय घाट जो है ना ये किसका है? तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी, राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो वीर भूमि, वीर भूमि जो है ना ये किसका है? तो वीर भूमि जो है ये राजीव गांधी का ये है, ठीक है, समाधि स्थल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। राजघाट जो है ये किनका है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा राजघाट जो है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है ये सितार से, संतूर से, सरोद से या फिर तबला से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमजद अली खान की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्हें जो है सरोद, सरोद का सम्राट कहा जाता है। सरोद का, सरोद वाद्य यंत्र का सम्राट, सम्राट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अमजद अली खान जो है यहाँ पे इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला है। तो इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये याद रखिएगा। तो इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हें मिला हुआ है पद्म श्री। इसके बाद याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इन्हें विभूषण मिला हुआ है और इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री कब मिला हुआ है? तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है 1975, 1975 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की अगर मैं बात करूँ तो 1991, 1991 में पद्म भूषण मिला हुआ है। और विभूषण की अगर मैं बात करूँ तो 2001 में इन्हें विभूषण मिला हुआ है और 1989 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिला है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये कौन से घराने से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो थे सेनिया बंगस घराने से संबंधित है, ठीक है। कौन से घराने से? तो याद रखिएगा सेनिया, सेनिया बंगस घराने से, सेनिया बंगस घराने से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जैसे सरोद वाद्य यंत्र में और भी वादक हैं। तो अमजद अली खान का नाम तो याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ तो और कौन कौन से है? तो याद रखिएगा अयान अली खान, ये जो है सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, अयान अली खान। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन थे? तो याद रखिएगा अली अकबर खान,
अली अकबर खान। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना ये जो था आपका प्रतीक चौधरी। ये सब जो है ये कौन है, ये सरोद वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये सरोद वाद्य यंत्र के वादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फहान जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, समुद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो शासनकाल था ये कब से कब तक था, तो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शासनकाल याद रखिएगा, शासनकाल। ठीक है, तो इसका शासनकाल था कब, 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसके बाद याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पिता थे वो कौन थे, तो इनके जो पिता थे ना, इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इन ये जो है इनको इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इनको कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपाधियां इनका याद रखिएगा, इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी। तो पहला याद रखिएगा विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का। इसके बाद आपको याद रखना है देवगुप्त का। एक सेकंड काम है। इसके बाद याद रखिएगा कि फहान जो है ना इन्हीं के शासनकाल में आए थे। और फहान जो थे ये कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा फहान जो थे ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा चीनी यात्री थे, यानी चीनी ये बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, भिक्षु यात्री थे। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और याद रखिएगा हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो हर्षवर्धन के काल में भी एक यात्री आया था। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेनसांग आया था। ठीक है, हेनसांग। तो हेनसांग जो है ना ये किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो गोबर गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मीथेन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में मीथेन होता है। मीथेन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50 से 60% जो है ना, 50 से 70% कह सकते हैं ये मीथेन होता है। और आपका 30 से 40% जो होता है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है गोबर गैस जो होता है ये एक प्रकार का कौन सा गैस है, गोबर गैस है ना ये एक बायोगैस है। ठीक है, गोबर गैस जो है ये कैसा है, तो याद रखिएगा गोबर गैस जो है एक प्रकार का बायोगैस है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपके गाय भैंस का जो गोबर होता है उससे, इसके बाद रसोई के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उससे जो है ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। तो माचिस की तीली का काला भाग जो है ये किसका बना होता है, पीला फास्फोरस का, काला फास्फोरस का, चारकोल का, या फिर कोक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माचिस की तीली का जो काला भाग होता है ना ये किसका किसका बना होता है, तो माचिस की तीली का होता है ये चारकोल। ठीक है, चारकोल का बना होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये सल्फर का बना होता है। ठीक है, काला जो भाग होता है ना ये चारकोल और सल्फर का बना होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा माचिस की तीली का जो आपका ये रगड़ वाला जो पट्टी होता है, रगड़ पट्टी जिसे हम कहते हैं, रगड़ पट्टी, रगड़ पट्टी। तो रगड़ पट्टी जो है ये किसका बना होता है, तो याद रखिएगा रगड़ पट्टी जो है ना ये लाल फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस का, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस का बना होता है। इसके बाद याद रखिएगा जो लकड़ी होता है ये लकड़ी किसका बना होता है, तो याद रखिएगा लकड़ी जो है ना ये सूखी लकड़ी या फिर जो है कार्डबोर्ड होता है। ठीक है ना, तो ये जो है माचिस की तीली का ये भाग का आपको याद रखना है।
जो काला जो भाग होता है ना, ये क्या करता है, ये जलने की जो क्रिया होती है ना, वो शुरू जो होता है वो होता है, ठीक है ना। और जो जिस पे हम रगड़ते हैं उसको, तो वो घर्षण से क्या करता है, गर्मी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है। तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है ये आपके जो हो गया जो जिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनियाल दर्रा या फिर पीर पंजाल दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनियाल दर्रा जो है ये जम्मू से श्रीनगर जाने के बीच का मार्ग है, ठीक है। यहाँ पे अगर बनियाल दर्रा की बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये कितनी है, तो याद रखिएगा बनियाल दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई है 2832 मीटर, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि या इसी दर्रे के नीचे जो है कौन सी है, जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। इसी दर्रे के नीचे जो है जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये 44 का हिस्सा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का हिस्सा है, 44 का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका इन इंडिया द जुडिशरी इस स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है या फिर प्रधानमंत्री के अधीन है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका के बारे में आपको याद रखना है, जो आर्टिकल आपका 50 है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, राज्य को क्या है, न्यायपालिका को और कार्यपालिका से अलग रखने का जो है निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 50 जो है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 इसमें क्या है, जो आपका जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, कार्यपालिका का पृथक्करण है, ठीक है। तो इसमें अलग है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यायपालिका के अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा न्यायपालिका के अंग, न्यायपालिका के अंग। तो न्यायपालिका के अंग कौन कौन से हैं, तो ये हो गया आपका जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, अलग कलर ले लेती हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हो गया आपका हाई कोर्ट, निचली अदालत। निचली अदालत है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।